तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का अगला चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर की, उनको देखिए। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, आपके पेपर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं क्वेश्चंस आपको जहां से भी जैसे भी कराऊं उसको आंख बंद करके फॉलो करिएगा, आपको नो डाउट उसका बेनिफिट एग्जाम में दिखेगा बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। उसको समझने से पहले ये जानिए ह्यूमन कैपिटल किसको बोलते हैं। बेटा ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है आपके देश के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स और एक्सपर्टीज हैं। मान लीजिए आपके देश में ऐसे 50 करोड़ लोग हैं तो उनको बोला जाएगा बेटा ह्यूमन कैपिटल। और अगर मैं इस संख्या को बढ़ाना चाहता हूं, 50 की जगह 60 करोड़ करना चाहता हूं, उसको बोलते हैं बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस टू एक्वायर मोर स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज इन अ नेशन। तो आइए जरा देखते हैं ह्यूमन कैपिटल का मतलब। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि आज के डेट पे हमारे पास कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने सीए हैं, कितने लॉयर हैं, इनको बोलते हैं बेटा ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक। इस स्टॉक में और ऐड करना कहलाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद ये टॉपिक मैं लास्ट में लूंगा, इससे पहले हम आगे चलते हैं। आखिर ये कैसे होगा कि हम देश के अंदर और स्टॉक ऑफ स्किल्स लेकर आ सके और लोग एक्सपर्ट बना सके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आपने देखा होगा बेटा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, आपके माँ बाप आपके पैसे आपकी पढ़ाई पे खर्च क्यों कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लोन लेकर के तक पढ़ाते हैं। क्यों? उनको पता है कि हमारे को इससे जो हमारे बच्चे को जो बेनिफिट मिलेगा वो इस पे लगाए हुए खर्चे से कई गुना ज्यादा होगा, और एजुकेशन पे खर्च करने से बच्चे के अंदर स्किल्स आएंगी। तो मैं आपको यही तो पढ़ा रहा हूं कि आखिर ये स्किल्स कैसे आएंगी आपके अंदर। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। आपके हेल्थ के ऊपर भी खर्चा करना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा दिमाग एक अच्छी बॉडी के अंदर ही पाया जाता है। अब कोई बहुत ब्रिलियंट दिमाग का बच्चा और वो बीमार पड़ा हुआ है तो वो बेकार है, तो इसलिए हेल्थ पे भी खर्चा करना जरूरी है। उसके बाद स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट, ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अदर देन फॉर्मल एजुकेशन एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल, आपने 10th कर लिया, आपने 12th कर ली, आपने कॉलेज भी कर लिया, उसके बाद गवर्नमेंट और एनजीओज ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट टू मेक देम प्रोफिशिएंट इन देयर वर्क एरिया, यानी वो अपने काम करने वाले क्षेत्र में और ज्यादा तरक्की कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट लगातार सेमिनार और ये स्टडी प्रोग्राम अरेंज कराती रहती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने एरिया के अंदर और ज्यादा प्रोफिशिएंट हो सके। एक पॉइंट छूट गया हमारा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आप काम कर रहे हैं, आप कहीं नौकरी पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वहां पे ट्रेनिंग कराई जाती है वहां के मालिक के द्वारा। वो उस ट्रेनिंग का खर्चा तक खुद झेलता है। क्यों? उसको पता है फिर वही बात कि अगर मैं अपने इन वर्कर्स को ट्रेंड कर दूंगा, इनके अंदर स्किल्स डाल दूंगा, इसका फायदा अल्टीमेटली मेरी कंपनी को ही मिलेगा। कैसे? क्योंकि वो वेस्टेज कम करेंगे, एक्सीडेंट कम करेंगे, इससे कंपनी को फायदा होगा। इसलिए लोग अपने वर्कर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम तक अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, एडल्ट। उसके बाद माइग्रेशन, गांव से लोग गांव छोड़ करके शहर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि भैया यहाँ गांव में कुछ नहीं रखा है, चलो शहर चलते हैं, अपनी स्किल्स पे काम करेंगे। जैसे आप देखते होंगे यहाँ पे खास तौर से दिल्ली के अंदर, दिल्ली का बंदा ही बहुत कम है, बिहार, बंगाल, यहाँ के लोग ज्यादा हैं। क्यों है? वो वहां से यहाँ माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? वो माइग्रेट का मतलब होता है वहां अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे आके काम करना, क्योंकि उनको पता है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, खर्चा करके आ रहे हैं, यहाँ पे किराया देंगे, वो सब ठीक है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हमारे को बेनिफिट मिलेगा। इसको बोलते हैं माइग्रेशन। और उसके बाद आपका आ गया, अब माइग्रेशन के अंदर क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, रहने का खर्चा आता है, लेकिन फिर भी माइग्रेट करते हैं लोग ताकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सके। तो ये हमारे सामने था बेटा क्या, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ये एक गांव है,
ये एक गाँव है बेटा, ये फसल उग रही है, इसका मतलब एक गाँव है। ये लोग हैं वहां के, ठीक है। अब ये चल दिए हैं, ये चल दिए हैं, क्यों चल दिए हैं? यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ शहर में आकर के वो बेटा एजुकेशन ले रहे हैं, है ना, एजुकेशन ले रहे हैं। यहाँ पे आकर के वो यहाँ पे आके हेल्थ बना रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, है ना, ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। तो देखो, गांव से लोग आते हैं, गांव से एडल्ट आते हैं, बोलो गांव से एडल्ट आते हैं, इसको बोलते हैं बेटा एडल्ट। एडल्ट से तो एडल्ट ही है, और अब गांव से आ रहे हैं तो यानी एक पॉइंट और मिल गया मुझे, कौन सा बेटा? माइग्रेशन। तो गांव से एडल्ट आते हैं, यहाँ क्यों आते हैं? एजुकेशन लेते हैं, हेल्थ बनाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, 5 पॉइंट ऐसे याद होंगे आपको। गांव से एडल्ट आते हैं, गांव से एडल्ट आते हैं, यहाँ पे आकर के क्या करते हैं? एजुकेशन लेते हैं, हेल्थ लेते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने से क्या ही हो जाएगा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, या यूं कह लो जिसके अंदर स्किल्स होती है ना बेटा, उसका चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है। जो जिस आदमी में स्किल्स नहीं है ना भाई, वो ज्यादा लंबा सोचेगा ही नहीं कभी भी, वो कभी उसके इमोशंस में वो चेंज आएगा ही नहीं कि मुझे ग्रो करना है। उसको पता भैया मुझे कुछ आता तो है नहीं, जो मिल रहा है उसी में जीवन काटना है। लेकिन जब आपके अंदर स्किल्स आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस में चेंज आता है, आपकी जो कहते हैं ना उसको, आपकी सोच बदल जाती है, जो आपको भी फायदा देती है और पूरे समाज को फायदा देती है। क्योंकि जब समाज हम लोगों से ही तो मिलकर बना है, अगर हम में तरक्की के साइन आ गए तो पूरा समाज तरक्की कर लेगा। तो पहला पॉइंट यही है। दूसरा, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। बेटा फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है मशीन, फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा? मशीन। मशीन का अच्छा बेहतर इस्तेमाल वही कर सकता है जिसे मशीन को चलाना आता हो, यानी जिसके अंदर स्किल्स हो। तो इसलिए एक स्किलफुल इंजीनियर एक अनस्किल्ड इंजीनियर से कई गुना ज्यादा सेम मशीन को चला सकता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, छोड़ो मशीन। जब आप बाइक चलानी सीखी थी या आपने गाड़ी चलानी सीखी होगी, तो शुरुआत में कितनी ज्यादा आप रेस ज्यादा दे रहे होगे, कभी गाड़ी बार बार बंद हो रही होगी, है ना, पेट्रोल बहुत फूक रहा होगा, इंजन पे लोड आ रहा होगा। लेकिन जब अब आप हो गए ट्रेंड हो गए, अब तो एक हाथ से बाइक चला लेते हो, वेस्टेज कम करते हो पेट्रोल का, खामा का वो जो एकदम बंद होकर के दोबारा चालू करनी पड़ती है बाइक, वो सब कुछ बंद हो गया। तो इसीलिए अब मशीन का बेहतर इस्तेमाल वही कर सकता है जो एक स्किलफुल लोग होते हैं। उसके बाद हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। बेटा पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कितने लोग देश के अंदर अपने कमाने के लिए, मतलब कमाने के लिए जाते हैं। मान लो आपके घर, आप किसी के घर में 10 लोग हैं और कमाने वाला एक है, तो सोचो कितनी बुरी स्थिति है। घर के 9 लोग बाकी के बचे हुए उस एक बंदे की कमाई पे डिपेंड है। अब बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? लेकिन जब आपके अंदर स्किल्स आ जाएगी तो क्या आप घर में पड़े रहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, स्किल्स आने से यह भी फायदा होता है कि पार्टिसिपेशन बढ़ता है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग योगदान देते हैं देश के अंदर, और कहीं ना कहीं इक्वालिटी भी आती है। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सभी लोग जब कमाने लगेंगे तो देश के अंदर इक्वालिटी आनी संभव हो जाएगी। या वरना तो जो आदमी नहीं कमा रहा वो कभी आपके बराबर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो इक्वालिटी लाने के लिए भी ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना जरूरी है। इसके ये 3 पॉइंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले आपके इमोशंस में चेंज आता है, आपकी जो सोच होती है वो अच्छी होती है। दूसरा, जो मशीन है उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा, आपके देश के अंदर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग काम धंधे में जाते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। आखिर समस्याएं क्या आ रही हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने में? तो सबसे पहली समस्या है राइजिंग पॉपुलेशन। ये तो हर समस्या की जड़ है पॉपुलेशन, और लोग समझ नहीं रहे पॉपुलेशन के बारे में। भाई पॉपुलेशन के बढ़ने से प्रॉब्लम ये हो रही है कि देखो, अब मान लो कहीं स्कूल है, कहीं हॉस्पिटल है, वो तो उतनी है, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उससे होगा क्या? कोई व्यक्ति इलाज कराने गया, उसको हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिलेगा, इलाज ही नहीं होगा, इलाज नहीं होगा तो दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा तो स्किल्स नहीं आएगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए पॉपुलेशन तो हर जगह का प्रॉब्लम। आप आंख बंद करके लिख दिया करो। ब्रेन ड्रेन। बेटा ब्रेन ड्रेन क्या होता है? अपनी जगह छोड़ करके किसी और की जगह पे चले जाना। आप देखते होंगे जितने भी अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके अंदर खूब स्किल्स होती हैं, वो अपनी जगह छोड़ के किसी, जैसे अमेरिका में चले जाते हैं। आप देखो आप जितनी भी बड़ी कंपनीज देख लो, उसके अंदर जो बड़े
लेवल पे बड़े पद पे बैठे हुए वो सारे इंडियंस हैं। सोचो ये इंडियंस की स्किल्स अगर इंडिया में ही यूज होती तो इंडिया कितना आगे हो सकता था। तो प्रॉब्लम एक ये भी है कि जो हाई कैलिबर के लोग हैं उनको यहाँ पे उतना जिसको कहते हैं ना पे नहीं मिलता है, या उनको इतना लगता है कि हमारा यहाँ पे भविष्य कुछ खास नहीं है, तो वो देश छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका प्रॉब्लम क्या, हमारे देश के अंदर से स्किल्स का स्टॉक बाहर जा रहा है, तो एक प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर। नेक्स्ट, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। हमारी गवर्नमेंट ने कभी कोशिश ही नहीं करी, सही बताऊं तो, कि भैया हमारे देश के अंदर कितने लेबर की जरूरत है, डिमांड सप्लाई कितनी है। हमारे देश में इतने लोगों की जरूरत नहीं है जितने लोग पैदा हुए जा रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है, पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग अनएम्प्लॉयड पड़े हुए हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग होती है तो उसके हिसाब से स्टेप लिए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा चाइना के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी किसी टाइम पे, हालांकि फिर वो बाद में 2 चाइल्ड कर दी गई, वो एक अलग चीज है। और 1 चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने प्लान देखा ना कि भैया हमारे को इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है जितने लोग पैदा हुए जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या अपना ली, 1 चाइल्ड पॉलिसी। हमारे देश में कोई प्लानिंग है ही नहीं मैन पावर की कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, तो इसकी वजह से पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर। बेटा प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर। आज भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, लेकिन उनको कोई उसमें किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से वो आज भी वही पुराने तौर तरीके ही अपना रहे हैं खेती करने के, जो अब तक बाबा आदम के जमाने से चले आ रहे हैं। तो उससे होगा क्या, आप समझो, अगर आपको ट्रेनिंग दे दी जाती है एग्रीकल्चर की भी, तो आप पुराने किसानों से बेहतर उगा पाते, कम पैसों में उगा पाते, वेस्टेज को कम कर पाते। तो हमारे देश के अंदर यह भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर कोई ट्रेनिंग का सीन ही नहीं रखा हुआ है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, और जो हमारे देश की पढ़ाई लिखाई है वो तो बस डिग्री बांटने के लिए है कि भैया डिग्री लेनी हो आप घर बैठ के डिग्री ले लो। आज की डेट में तो ऐसी ऐसी सुविधाएं चल गई हैं, आप लॉ की डिग्री घर बैठ के ले लो, आप बीएड की डिग्री घर बैठ के ले लो। आप कहने का मतलब क्या है, हमारे देश के अंदर डिग्री ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है, डिग्री ओरिएंटेड। आप देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर आज भी सिर्फ रटाने पे ध्यान दिया जा रहा है कि रट लो, बस रट लो। ये तो शुक्र मनाओ, मैं आपको बताऊं एमसीक्यू, केस स्टडीज, केस बेस्ड क्वेश्चन ये आने लगे हैं, तो बच्चों को थोड़ा पढ़ाई पे हम जोर दे पा रहे हैं। बच्चे मतलब जोर दे पा रहे हैं कि ना भैया अब रटने से काम नहीं चलेगा। वरना पहले के टाइम पे भाई साहब गिने चुने सवाल होते थे, हर चैप्टर के वही रिपीट होने थे। 4 क्वेश्चन है, कभी क्यों कोई सा पूछ ले, कभी कोई सा पूछ लिया, कभी कोई सा पूछ लिया। टीचर भी फुल रट्टा मरवाते थे, बेटा मेरे पीछे पीछे बोलते जाओ, 10 बार बुलाऊंगा याद हो जाएगा। टीचर के बोर्ड पे नंबर छप जाते थे 100 में से 100, बहुत बच्चों के आगे। अब क्यों नहीं आ रहे भाई 100 में से 100? समझ लो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम यही है, हमारे देश के अंदर एकेडमिक स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है। आज भी बच्चे, आज भी टीचर्स, आज भी माता पिता सिर्फ डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। डिग्री लेके करेगा क्या बेटा, दीवार पे टांगेगा उसको। तो डिग्री ओरिएंटेड पढ़ाई है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड हमारे देश का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया सरकार कितना खर्च कर रही है, इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है बेटा, ध्यान से सुनना। कंपेयर टू द रिकमेंडेड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, कुछ एक्सपेंडिचर को रिकमेंड किया गया कि सरकार को इतना खर्च करना चाहिए, वो कितना अभी बताता हूं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन स्पेंडिंग अ लिटिल ओवर 4% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। देखो पहली बात तो मैं आपको वो रिकमेंडेड लेवल बता दूं, 6% ऑफ जीडीपी रिकमेंड किया गया है, लेकिन सरकार खर्च कितना कर रही है एजुकेशन पे, 4% के आसपास, which has proven to quite inadequate to achieve the education achievement, जिसकी वजह से जो अचीवमेंट हमें एजुकेशन में पानी है वो नहीं आ पा रही, क्योंकि सरकारी खर्च नहीं कर रही है। अब इसके अंदर ये 5 याद रखिएगा, ये 4-5 जो भी हैं इनके नाम आपको याद करने हैं। ये बहुत पूछा जा रहा है, जैसे एनसीईआरटी का काम क्या होता है, आपको पता है आपकी 12वीं तक की किताबें एनसीईआरटी की होती है ना। इट इज बेसिकली एंगेज इन डिजाइनिंग टेक्स्ट मटेरियल अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी 12वीं तक की। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी अगर किसी को अपनी यूनिवर्सिटी खोलनी है तो उसको इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर किसी को अपनी यूनिवर्सिटी के लिए फंड चाहिए, ग्रांट चाहिए, इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यूजीसी का काम यही होता है। इट इज प्राइमरली द फंडिंग अथॉरिटी, पैसे देने वाली अथॉरिटी है for university education. It also enforces the rules and regulation regarding higher education in the country, और ये rules and regulation भी यही बनाती है higher education के क्या rules रहेंगे, क्या regulation रहेंगे। उसके बाद AICTE
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। वर्ड क्या आ गया बेटा? टेक्निकल वर्ड आ गया। तो इसके अंदर क्या है, जितनी भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई है उसका दामोमदार इसको सौंप रखा है AICTE को। उसके बाद ICMR, एम का मतलब होता है बेटा मेडिकल, यानी जो भी मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई बातें होंगी वो ICMR के अंडर आती है। इट एनफोर्सेस रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू एजुकेशन रिसर्च इन द हेल्थ सेक्टर, हेल्थ यानी मेडिकल सेक्टर। तो याद रखिएगा, एम से मेडिकल है, टी से टेक्निकल है, टी से टेक्निकल यानी इंजीनियरिंग की बात कर दी है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनसीईआरटी आपको पता ही है 12वीं तक एनसीईआरटी की ही किताबें चलती हैं आपके देश के अंदर। अब भी एजुकेशन इतना प्रॉब्लम क्यों है हमारे देश में? तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, पढ़े लिखे ही कम, वो सॉरी अनपढ़ की संख्या बहुत है। कितने पढ़ाएं लोगों को हम, पढ़े अनपढ़ों की संख्या बहुत है। समझो मेरी बात को, अगर आपके देश में 100 लोग हैं और जिसमें 70 पढ़े लिखे, 30 कम पढ़े लिखे हैं, भाई ये पॉसिबल है कि एक टाइम बाद में सभी के सभी पढ़ लिख लेंगे, 30 ही तो है, पढ़ा देंगे उनको। लेकिन अगर इसका उल्टा होता तो 30 पढ़े लिखे होते, 70 अनपढ़ होते, भाई कैसे पॉसिबल है? तो लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट है। दूसरा, इन एडुकेट वोकेशनलाइजेशन। बेटा वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की बहुत कमी है हमारे देश के अंदर, ट्रेनिंग नहीं मिलती है लोगों को, काम कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इस बात की ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। सिर्फ रट्टू तोता बन रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बस किताबों के रटने के ऊपर है। जेंडर बाय, लड़के लड़कियों में भेदभाव, आज भी लड़कियों को पढ़ाने से लोग कतराते हैं, बड़ी गलत चीज है। लो रूरल एक्सेस लेवल, यानी कि जो गांव के लोग हैं, गांव तक पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं है, गांव में आज भी वो इतने अच्छे कॉलेजेस, इतने अच्छे स्कूल्स, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं खुले हुए हैं, जिसकी वजह से जो गांव के लोग हैं वो बेचारे इतनी अच्छी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाते। प्राइवेटाइजेशन, महंगी इतनी होती जा रही है पढ़ाइयां क्योंकि प्राइवेटाइज होती जा रही है। धीरे धीरे प्राइवेटाइज होने की वजह से हो क्या रहा है देश के अंदर, जो अमीर का बच्चा है वो तो जा पा रहा है जहां उसको जाना है, लेकिन गरीब का बच्चा क्या करे बेचारा? फिर उसको सरकारी स्कूल में जाना पड़ रहा है। सरकारी स्कूल के मास्टरों को खुद कुछ नहीं आता, वो यहाँ क्या पढ़ाएंगे? सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में नेक्स्ट, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जो मैंने अभी आपको बताया ही था कि सरकार खर्च कर रही है 4% ऑफ जीडीपी, जबकि रेकमेंड कितना है? रेकमेंड कर रखा है 6 to 7%, मैं आपको बताऊं, ऑफ जीडीपी। ठीक है बेटा। उसके बाद में ये हमारा चैप्टर यहाँ पे, अब हम सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं, इसके डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। देखिए ह्यूमन कैपिटल का मतलब इंसान है और फिजिकल कैपिटल का मतलब मैं आपको बोल दूं मशीन्स है। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले जी, तो सबसे पहले बेटा मीनिंग, फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है जो चीज हमारे को प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज एक्वायर्ड बाय मैन ओवर टाइम, यानी समय के साथ जो उसके अंदर स्किल्स आती हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, the decision to invest in physical capital is taken by owner after considering the expected rate of return from the investment। आप समझो, कोई भी व्यक्ति मशीन में पैसे लगाने से पहले ये पूरा हिसाब लगा लेता है कि मुझे इससे कितना फायदा होगा कितना नहीं, उसके बाद ही पैसे लगाता है, खूब सोच समझने के बाद में। लेकिन क्या माँ बाप बच्चों के ऊपर पैसा लगाने से पहले ये सोच लेते हैं कि ये बच्चा तो ये कमाएगा वो कमाएगा, उसके हिसाब से पैसे लगाऊंगा, जो बच्चा कम पढ़ लिख रहा है इसकी पढ़ाई छुड़वा दो? ऐसा नहीं करते ना। तो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर पैसा लगाने से पहले हम कुछ नहीं सोचते हैं, लेकिन फिजिकल कैपिटल लगाने से के ऊपर पैसा लगाने से पहले इंसान सब हिसाब लगा लेता है, इससे मुझे कितनी कमाई होगी कितनी नहीं। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल इज नॉट टेकन आफ्टर कैलकुलेटिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज टेकन ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स। पीयर्स का मतलब होता है इक्वालिटी, पीयर्स का मतलब होता है समाज, समाज के अंदर
शर्मा जी का बच्चा स्कूल जा रहा है, मेरा बच्चा स्कूल ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे मेरा बच्चा स्कूल जाने के लायक हो या ना हो, झंडबटा सन्नाटा हो, लेकिन मुझे भेजना तो पड़ेगा, क्योंकि फिर समाज थू थू करेगा। तो इसके अंदर समाज के प्रेशर की वजह से कई बच्चे तो पढ़ लिख रहे हैं, सच बताऊं तो, फिर वरना उनके माँ बाप जी को भी पता है कि बस। उसके बाद टेंजिबिलिटी, फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब हो सकता है आप उसको टच कर सकते हो, छू सकते हो। मशीन्स बिल्कुल हम छू सकते हैं, ठीक है, मार्केट में बेची भी जा सकता है इसको। ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होता है, आपकी जो स्किल्स होती हैं वो क्या देख सकता है कोई? नहीं, वो दिमाग में आपके। इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट लाइक अ कमोडिटी, ओनली द सर्विसेज आर सोल्ड। डॉक्टर अपनी स्किल्स से अपनी सर्विसेज बेचता है, डॉक्टर अपने आप को नहीं बेच देता जाकर के बाजार में, तो सिर्फ सर्विसेज बेची जाती है, कमोडिटी की तरह, यानी सामान की तरह आदमी नहीं बिक जाएगा वहां पे। फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम ऑनर, मीनिंग प्रेजेंस ऑफ ऑनर इज नॉट एसेंशियल। मान लो मैं किसी मशीन का मालिक हूं, तो क्या ऐसा जरूरी है मुझे वहां खड़े होना ही पड़ेगा जब वो मशीन चलेगी? वरना मशीन कहेगी नहीं मेरा तो मालिक यहाँ नहीं है, मैं तो नहीं चल रही, खटका दबा लो मैं चलूंगी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ये सेपरेबल फ्रॉम ऑनर होती है। ये सेपरेबल फ्रॉम ऑनर नहीं हो सकती कि मैं यहाँ खड़ा हूं, दिमाग मेरा कहीं और काम पे चला जाए, नहीं, ये सेपरेबल नहीं होता है। मोबिलिटी यानी मूवमेंट, मोबिलिटी ऑफ फिजिकल कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर इज रेस्ट्रिक्टेड मेनली ड्यू टू ट्रेड बैरियर, अदरवाइज इज कंप्लीटली मोबाइल। देखिए फिजिकल कैपिटल टोटली मोबाइल होता है। मोबाइल का मतलब मूव, इधर से उधर जा सकता है, एक देश से दूसरे देश में आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर रेस्ट्रिक्ट होता है तो बस इसलिए होता है ट्रेड बैरियर्स की वजह से। जैसे रूस यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, तो रूस यूक्रेन आपस में कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर रहे गोला बारूद के अलावा, वो उधर बम मार रहा, वो उधर बम मार रहा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि रूस को कोई मशीन की जरूरत है जो पहले यूक्रेन से जाया करती थी अब यूक्रेन ने भेज दी, ऐसा नहीं हो रहा है, समझ लो। तो ये वैसे मोबाइल होती है, कंप्लीटली मूव हो सकती है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन जब आएगी वो आ सकती है ट्रेड बैरियर की वजह से। अगर कोई बैरियर जैसे टैक्स का बैरियर आ गया, या जैसे मान लीजिए वॉर की वजह से बैरियर आ गया, दैट्स इट। मूवमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज रेस्ट्रिक्टेड बाय नेशनैलिटी एंड कल्चर, इट इज नॉट परफेक्टली मोबाइल। ये परफेक्टली मोबाइल नहीं होती है, नेशनैलिटी की वजह से दिक्कत आती है। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप हो और हम आपको युगांडा भेज दें, आपको कोई वहां की जानकारी थोड़ी, आपको वहां का लैंग्वेज थोड़ी आता है, तो आप वहां जाकर के, चाहे आपके अंदर खूब स्किल्स है, खूब नॉलेज है, अब आप अगर अपनी बात ही नहीं समझा पा रहे, सामने वाले की समझ नहीं पा रहे, तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्यों आती है? इसके अंदर प्रॉब्लम आती है मूव होने में ट्रेड बैरियर की वजह से, और यहां पर प्रॉब्लम आती है नेशनैलिटी की वजह से, कल्चर की वजह से, इसलिए परफेक्टली मोबाइल नहीं होती। लेकिन ये कंप्लीटली मोबाइल होती है। पेपर में सवाल आ जाए तो याद रखना, फिजिकल कैपिटल कंप्लीटली मोबाइल होती है, ये कंप्लीटली मोबाइल नहीं होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद में डेप्रिसिएशन, इस पर डेप्रिसिएशन आप अवॉइड नहीं कर सकते, चाह के भी मशीन को आप घिसने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी स्किल्स को घिसने से रोक सकते हो। लगातार उसके ऊपर पैसा खर्च करते रहो, नई नई नॉलेज एक्वायर करते रहो, आपके अंदर नॉलेज आती रहेगी, तो वो नॉलेज कभी पुरानी नहीं होगी, वो बेकार नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको अपडेट कर लिया है। एंड द लास्ट इज बेनिफिट क्रेडिट, द बेनिफिट ऑफ फिजिकल कैपिटल फ्लोज फ्रॉम बायर टू प्रोड्यूसर, दस ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स आर क्रेडिटेड। मतलब मैंने मशीन खरीदी तो इसका बेनिफिट सिर्फ मुझे मिलेगा, लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्रिएट प्राइवेट एज वेल एज सोशल बेनिफिट। ये प्राइवेट यानी मुझे भी फायदा दे रहा है, समाज को भी फायदा दे रहा है। जैसे मान लो मैं डॉक्टर हूं, तो मैंने पैसे कमाए, मुझे भी फायदा हो गया, लेकिन किसी का इलाज हो गया, उसको भी तो फायदा हो गया बेटा, है ना। तो सोशल बेनिफिट और प्राइवेट बेनिफिट दोनों हो सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल नॉट ओनली क्रिएट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द ओनर, मतलब मालिक को तो इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कमाई तो वो करता ही करता है, बट ऑल्सो लीड टू सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज, और जब बल्कि ये समाज का भी भला करता है। वही सेम लाइन रिपीटेड है, तो याद रखना इसके अंदर सिर्फ मालिक पैसा कमाता है, मतलब सिर्फ मालिक को फायदा होता है, इसमें मालिक के साथ साथ समाज को भी फायदा होता है, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बड़ा छोटा सा, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, इसे करिए, रिवाइज करते रहो बेटा, धड़ाधड़ वीडियो आती रहेंगी। इंडियन इकोनॉमी बहुत जल्दी हम खत्म करके फिर मैक्रो पे स्विच करेंगे, सारे न्यूमेरिकल, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब कुछ कराऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे बच्चों।